सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक का जानिब से स्टेट कमेटी के जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किए हैं, मेरे साथ हमारे अब्दुल हन्नान साहब हैं, हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वैसा ही हमारा अफसर कुडलीपेट साहब हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, और मुजाहिद पाशा साहब स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी आज मौजूद हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मकसद है, जैसा कि अब तमाम लोगों को मालूम है, परसों रात कल सुबह हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब को जो ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट किया है, उस सिलसिले में हम लोग इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि ये एक नफ़रत का सियासत का एक हिस्सा है। क्योंकि 2014 में जब बीजेपी आया है, उसके बाद हम लोग देखते आए हैं जो बीजेपी हुकूमत का ख़िलाफ़ कौन कौन आवाज़ उठाते हैं, इनका एंटी पीपल पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, इनका गलतियों को लोगों तक पहुंचाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ये टारगेट किया जा रहा। उसका टारगेट का नतीजा ही है अभी MK फैजी साहब को ED ने अरेस्ट जो किया। इससे पहले भी बहुत सारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को, चिदम्बरम जैसा, DK शिव कुमार जैसा, और आम आदमी का अरविंद केजरीवाल जैसा बहुत सारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। हम पूछने चाहते हैं कि इस जो ED हो, NIA हो, जो भी एजेंसीज, ओनली अपोजिशन लीडर्स क्यों आपको मिलते हैं? अभी तक एक भी बीजेपी को लीडर को ED या NIA अरेस्ट क्यों नहीं किया? हालांकि इनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात आया था। कर्नाटक में जो गवर्नमेंट, लास्ट गवर्नमेंट, इससे पहले का जो गवर्नमेंट, यानी कि JDS और कांग्रेस का गवर्नमेंट बदलकर जो बीजेपी का हुकूमत आया, उस टाइम में 17 MLAs जो कांग्रेस और JDS से बीजेपी को ज्वाइन हुए। बहुत बड़ा एक इल्जामात आया था कि एक MLA 50 करोड़ रुपए लिए। बीजेपी के MLAs ये जो जाहिर करे थे, असेंबली में इसके चर्चा हुआ था। टोटल 1000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। 1000 करोड़ रुपीस रख लेकर एक गवर्नमेंट को गिरा के दूसरे गवर्नमेंट लाया, तो इसका असेंबली में चर्चा हुआ। कोई ED का राइड नहीं है, कोई ED का कार्रवाई नहीं है, कोई एजेंसीज का कार्रवाई नहीं है। वैसा ही यहाँ के जो बीजेपी का लीडर नेता यत्नाल ओपनली बोला, जो लोग 1000 करोड़ रुपए देते हैं अपना हाईकमांड को, वो CM बन सकता है। यानी ये सब ऐसे बहुत बड़े इल्जामात, बहुत बड़े चीजें जो असेंबली में सब चर्चा होता है, उस टाइम में कोई ED राइड नहीं होता। अपोजिशन लीडर्स जो आवाज उठाते SDP के बारे, यानी कि अपोजिशन के बारे में, बीजेपी के बारे में, उस टाइम में ऐसा एक एजेंसीज को मिसयूज करके जो अरेस्ट करते हैं। अभी MK फैजी साहब को क्यों अरेस्ट किया? अब जैसा कि मालूम है आपको, जो बीजेपी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनली जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना चाहता है, हालांकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, वक्फ ये मुस्लिम रिलेटेड इश्यू है। इसका जो बेनिफिशियरी है, ये इसमें इन्वॉल्व है ओनली मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम कम्युनिटी का कोई लीडर या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई लोग एक अमेंडमेंट बिल लाने का कोई रिक्वेस्ट इनको नहीं किए। उसके बावजूद भी ये जो अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ को खत्म करने का, वक्फ का प्रॉपर्टीज को खत्म करने का एक साजिश है। तो इस साजिश के खिलाफ अगर
सबसे पहले आवाज उठाई तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मुल्क भर में ये एहतजाज हम लोग छेड़े थे, मुल्क भर में एहतजाज अवेयरनेस हम लोग किए थे। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, जब एनआरसी सीए लाने का जो मामला आया, उस टाइम में भी जो लोग जो आवाज उठाए उनको भी ऐसा ही एजेंसीज की यूज करके अरेस्ट किया गया था, कार्रवाई किया गया था। वैसा ही एक साजिश है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का खिलाफ जो आवाज उठाई एसडीपीआई, तो उसको जैसे एसडीपीआई का नेशनल प्रेसिडेंट को एक साजिश का तहत इसका अरेस्ट किए गए। तो हम साफ साफ बताना चाहते हैं कि देखिए, हम जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये 20 करोड़ मुसलमान का खिलाफ कार्रवाई है। तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग आवाज उठाएंगे। एसडीपीआई का आखिरी कारकुन अगर बच गया तो तब भी हम लोग आवाज उठाएंगे। ये कौम मिल्लत का और हमारे एक वक्फ का अपनी एक पर्सनल इश्यू है ये, तो ये इश्यू को हम लोग एड्रेस करेंगे। दूसरा, मैंने देखा एक प्रेस रिलीज आया है ईडी का, ये लोग जो बताते हैं फैजी साहब को क्यों अरेस्ट किया। ये लोग बताते हैं कि केरला में जब 2022 या 2020 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस राइड हुआ, उस टाइम में एक कागज मिला, उसमें फैजी साहब बोलकर लिखकर है। उसमें क्या लिखकर है, इलेक्शन कैसा एक कैंडिडेट को पार्टी इलेक्ट करती है, कैंडिडेट को इलेक्शन करने का एक तरीका जो है उसके बारे में लिख के वो फैजी साहब बोलकर लिखा है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन दिया बोलकर। कौन फैजी साहब? यही फैजी साहब एमके फैजी बोलकर कौन कैसा मालूम हुआ ये? दूसरी चीज, इसमें पार्टी बोलकर लिखा, पार्टी बोलकर एसडीपीआई बोलकर कौन लिखा है? तो ये सब क्या है? एक कॉन्स्पिरेसी है, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब करने का एक काम है। ये लोग ऐसा बताता है ना, इससे पहले जितने भी लीडर्स जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में थे, इनका ऊपर यानी सीबीआई ईडी इंक्वायरी हुआ। शुवेंदु अधिकारी, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, शुवेंदु अधिकारी के बारे में लोकसभा एमपी, उसके ऊपर सीबीआई का ये था, उसने बीजेपी को ज्वाइन किया, उसके बाद उसका केस उधर ही खत्म हो गया। अजित पवार, इकोनॉमिक अफेयर्स विंग, मुंबई पुलिस फाइल्ड क्लोजर रिपोर्ट। उन्होंने जो बीजेपी एनडीए को ज्वाइन के बाद अजित पवार का केस भी क्लोज हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी असम का चीफ मिनिस्टर है। शारदा चिट फंड में 2014 में कांग्रेस में था, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक स्कैम इल्जाम लगाए थे एबी ईडी एजेंसीज वगैरह। वो बीजेपी को ज्वाइन किया, वो केस किधर हो गया? क्यों ईडी अरेस्ट नहीं किया हेमंत बिस्वा शर्मा को? अशोक चौहान महाराष्ट्र सीएम, उसके ऊपर भी ऐसा ही एक केस था ईडी आदर्श हाउसिंग केस में, ईडी एंड सीबीआई का। वो बीजेपी को ज्वाइन किया, केस खत्म। यानी कि जो आदमी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में रहता है, उसके ऊपर आरोप रहता है ईडी का, सीबीआई का, एनआईए का, कोई भी सेंट्रल एजेंसी का, जब वो बीजेपी को ज्वाइन करता है उसका केस खत्म हो जाता है। ये क्रेडिबिलिटी है क्या ये एजेंसीज का? क्या लोग सोचेंगे 140 करोड़ रहने वाले इस मुल्क का जो एजेंसीज, टॉप मोस्ट एजेंसीज, ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये क्रेडिबिलिटी है क्या? वर्ल्ड में, वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड के लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में? अगर ये इतना सालों तक 2014 से इतना सालों एक भी बीजेपी लीडर नहीं मिला क्या जो पीएमएलए एक्ट में जो वायलेशन किया? ये सब एक पॉलिटिकल साजिश है। और इसका नतीजा क्या होता है ये भी मैं बताता हूं। नतीजा क्या होता है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहता है 5000 केसेस में ईडी का जो पीएमएलए का 5000 केसेस में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का 5000 केसेस में पास्ट डिकेड में ओनली 40 कन्विक्शन है। 2019 to 24 यूनियन गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट में बताया गया 911 प्रोसिक्यूशन केसेस में
ओनली 42 केसेस कन्विक्शन हुआ, ओनली 6.42%। ये क्यों होता है? क्योंकि जब झूठा केस आप लोग फाइल करते हैं, कुछ प्रूव नहीं रहता, झूठा केस खाली कागज में। अभी फैजी साहब का केस ही देखो, फैजी साहब बोलकर एक पेपर मिला, ये लोग को कैसा मालूम यही एमके फैजी है, पार्टी का नाम बोलकर यही एसडीपी बोलकर कैसे मालूम हुआ? ये सब एक साजिश है। तो ऐसा गलत लोगों को साजिश के पॉलिटिकल साजिश की वजह से जो अपोजिशन को खामोश करने का एक साजिश में ऐसा जो करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इनको प्रूव भी नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कन्विक्शन रेट ऐसा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात कहा, ये डौरी केस का जैसा हराश करने के लिए कर रहे क्या? ये भी लास्ट टाइम एक बेल का इसमें डिस्कशन हुआ था। आप लोग जैसा डौरी केस को मिसयूज कर हराश करते हैं, ऐसा हराश कर रहे क्या ईडी बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो ये सब एक हरास करने का, एक पॉलिटिकल अपोजिशन के लिए, जो अपोजिशन लीडर्स को आवाज बंद करने का एक काम ये करें, इसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज को हम अपहेल्ड करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना चाहते हैं। मैंने मेरा जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, ऐसा जो सेंट्रल एजेंसीज को इतना मिसयूज कर ये जो अपोजिशन को खामोश करने का काम, तो जो ऐसे बड़े बड़े जो एजेंसीज का क्रेडिबिलिटी चला गया। तो इसलिए हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो आग्रह करते हैं, अर्ज करते हैं जो सेंट्रल हुकूमत को, ये पॉलिटिकल वेंडेटा छोड़िए, आइडियोलॉजी का साथ आप बात कीजिए। जो हमारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को आंसर कीजिए, ऐसा खामोश करने का कोशिश मत कीजिए। इमीडिएटली हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को आप इमीडिएट रिलीज करना है, उनको जस्टिस मिलना है। क्योंकि एमके फैजी साहब एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आया हुआ, किसी एमपी का बेटा, किसी एमएलए का बेटा, या एक करप्ट आदमी का, एक करप्शन किया हुआ या गलत किया हुआ, एक ही सिंगल उनका ऊपर दबा नहीं है। सिंगल एक क्लीन इमेज ग्राउंड लेवल में आकर जो मजलूमों के लिए, डाउन ट्रॉडन के लिए पूरे मुल्क भर में काम किया हुआ जो लीडर है, जो परसों आया आपको रिपोर्ट, आपको मालूम है, द मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम पर्सनालिटीज में फैजी साहब का नाम भी है। तो ऐसे एक लीडर को, एक वॉइस को खामोशी करने का ये जो साजिश है, ये नाकामयाब होगा। हम लीगल फाइट, हम लोग एजिटेशन भी करेंगे, हम लीगल फाइट भी करेंगे। हर तरीके से इस जो मिसयूज ऑफ पावर को हम आवाम तक, लोगों तक बाहर लेके आएंगे। थैंक यू। एज ए नेशनल पार्टी अगला कदम क्या रहेगा और कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ाई? देखिए, हम लोग कल ही मुल्क भर में हमारा एहतजाज हम लोग किए हैं और आज भी एहतजाज चालू रहेगा। हमारा जो एहतजाजी जो भी मामला है वो आगे बढ़ेगा। कानूनी कार्रवाई क्या करना है, हमारे एडवोकेट्स जो भी है, हमारे नेशनल लीडर्स इसके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू करें। कानूनी लड़ाई भी लेंगे, एहतजाज भी हम लोग जारी करेंगे। हर तरीके से ये जो नाइंसाफी को हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं।